चलिए देखिए, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या फैक्टर हैं इसके। विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। क्या हम करें तो कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्या करें तो कंडक्टर का प्रतिरोध घट जाएगा, ये चीज हमको जानना है। देखिए, प्रतिरोध का जो एक्चुअल फार्मूला आप लिखते हो R=V/I, अगर इस फार्मूले को देखोगे तो तुमको लगेगा कि जो प्रतिरोध है उसका मान V और I पे निर्भर करता है। V और I को बदलेंगे तो R बदल जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन सही मायने में विद्युत प्रतिरोध का मान V और I पे निर्भर नहीं करता है। V और I पर विद्युत प्रतिरोध का मान डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर कोई कहे कि विद्युत प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे ना उसमें हम जान जाएंगे कि R का मान किस पे डिपेंड करता है। इतना ध्यान रखिएगा, V और I पर R का मान डिपेंड नहीं करेगा। है R का मान V/I, लेकिन V और I के मान पर निर्भर नहीं करेगा R का मान। ठीक है, निर्भर किस पर करेगा तो देखिए, समझिए, अगर हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है, ये एक चालक तार है, इस चालक तार की अगर लंबाई हम बढ़ा दें, लंबाई को बड़ा कर दें, तो इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कोई तार लंबा हो जाए तो उसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आवेश को लंबे तार में प्रवाहित होने में ज्यादा समय लगेगा, और समय ज्यादा लगने का मतलब कि धारा जो है वो लास्ट छोर तक जाते जाते क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तार की लंबाई अगर घटेगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। यानी आपको प्रतिरोध कम करना है तो छोटे से छोटे तार का प्रयोग करिए, प्रतिरोध बढ़ाना है तो बड़े से बड़े तार का प्रयोग करिए। यानी नंबर 1, तार की लंबाई पर, तार की इस पर लंबाई पर, जिस तार का आपको प्रतिरोध चाहिए ना, उस तार की लंबाई पर उसका प्रतिरोध निर्भर करेगा। ठीक, लिखेंगे तार का प्रतिरोध, तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया? तार का जो प्रतिरोध है वो तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, समानुपाती का मतलब अगर L बढ़ेगा तो इसका R भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी R प्रोपोर्शनल टू L। ये ठीक, इसी का इस्तेमाल करके हीटर आपने देखा होगा, हीटर में तार को स्प्रिंग के नुमा मोड़ा गया होता है। सही है, क्यों? हम चाहते तो सीधा तार उसमें बिछा देते, लेकिन क्यों उसको स्प्रिंग नुमा मोड़ा गया? स्प्रिंग के रूप में इसलिए मोड़ा गया है कि अधिक से अधिक लंबा तार उसमें एडजस्ट हो जाए। जब आप स्प्रिंग को तानेंगे तो देखेंगे एक लंबा तार निकल के आएगा। उतने बड़े तार को छोटे से जगह में आपको एडजस्ट करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, स्प्रिंग की तरह
मोड़ देंगे तो एक बड़ा सा तार छोटे जगह में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अब बड़े तार की जरूरत क्यों है, क्यों नहीं हम छोटा ही तार से काम चलाएं? तो देखिए जब तार बड़ा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। तो प्रतिरोध बढ़ने से क्या होगा, आप ये कहेंगे सर जी आप तो बताए थे कि ये धारा की गति को कम करता है। तो धारा की गति को कम करेगा तो अगर हीटर का प्रतिरोध ज्यादा करेंगे तो उसमें धारा कम बहेगा, आप तो ये कहेंगे। तो समझिएगा इस लॉजिक को, तार लंबा तो प्रतिरोध भी लंबा यानी बड़ा, तार बड़ा तो प्रतिरोध भी बड़ा, तार छोटा तो प्रतिरोध भी छोटा होगा। ठीक, हीटर में लंबा तार इसलिए जरूरत पड़ता है ताकि उसका प्रतिरोध अधिक हो जाए। हम उसके प्रतिरोध को बढ़ाते हैं वहां पर, और प्रतिरोध को बढ़ाने से हमें फायदा क्या मिलेगा वो भी अभी हम जानेंगे, क्या फायदा हो जाता है। तो इतना क्लियर रहिएगा कि हीटर में जो तार है स्प्रिंग नुमा मोड़ने के लिए, क्यों स्प्रिंग नुमा उसको मोड़ा गया, क्या रीजन है, तो उसका एक ही रीजन है कि बड़ा सा बड़ा तार उसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक, बड़े से तार को एडजस्ट करने के लिए स्प्रिंग के रूप में उसको मोड़ा जाता है। तो अगर कोई कहे क्यों बड़ा तार छोटा से क्यों नहीं, तो बड़ा तार इसलिए ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो, बड़ा हो जाए, अधिक हो जाए। तो प्रतिरोध क्यों अधिक करना है हमें हीटर का, तो हीटर का प्रतिरोध अधिक इसलिए किया जाता है कि जब उसमें धारा धीरे धीरे बहेगी, क्योंकि प्रतिरोध रोकेगा तो धारा की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब धारा धीरे धीरे उसके अंदर बहेगी तो तार हीट होगा, तार क्या होगा, हीट होगा। और जब तार हीट होगा तो वो उष्मा देगा, और उसी उष्मा से आप क्या करते हो, खाना बनाते हो। मान लो आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तेजी से निकल गए, रोड खाली है, रोड खाली का मतलब प्रतिरोध नहीं है, तो सर से निकल गए। लेकिन अगर रोड पे एकदम भीड़ लगी हुई है और उसी में आप जा रहे हो, गाड़ी एकदम चला ही रहे हो, धीरे धीरे निकल रहे हो धीरे धीरे, लेकिन स्पीड आपकी क्या है, कम है, तो गाड़ी तो हीट होगी ना, बराबर चल रही है वो तो गाड़ी क्या होगी, हीट होगी ही होगी। उसी तरह से तार का प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब उसके अंदर भीड़ ज्यादा है, धारा चल रही है लेकिन धीरे धीरे चल रही है। तो जब धारा धीरे धीरे चलेगी तो तार को क्या करेगी, हीट करेगी, समझ में आई बात। और जब वो हीट होगा तो क्या देगा, उष्मा, और उसी उष्मा का आप हीटर में इस्तेमाल करते हो, समझ में आई बात। अगर सीधा तार लगा दोगे, छोटा तार लगा दोगे, सीधा तार लगाओगे तो कम में तार में हो जाएगा, छोटे से तार में हो जाएगा। अरे तार छोटा हो गया तो उसका प्रतिरोध भी, तो धारा जो है बहुत कम समय के लिए धीरा चलेगी। ठीक, तो जब बहुत कम समय के लिए धीरा चलेगी तो तार को हीट नहीं करेगी, तो आपको उष्मा भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। हीटर का प्रतिरोध इसीलिए ज्यादा रखा जाता है, जितना ज्यादा उसका प्रतिरोध रखेंगे वो उतना ज्यादा उष्मा आपको देगा। ठीक, समझ में आ गई बात। ज्यादा उष्मा देगा का मतलब ज्यादा बिजली खर्च करेगा, जितनी ऊर्जा पाएगा ना विद्युत ऊर्जा, उस सब ऊर्जा को उष्मा में खर्च करेगा वो, तो इधर मीटर आपका बिल भी निकालेगा खटाखट खटाखट, समझ आई बात। इसलिए हीटर को जल्दी नहीं हम लोग जोड़ते हैं, जब वो कहते हैं ना अब बिल बढ़ जाए, तो बिल बढ़ने का मतलब कि हीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, वो ज्यादा से ज्यादा विद्युत ऊर्जा को उष्मा में क्या करेगा, बदलेगा। ज्यादा वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलेगा तो आपको उष्मा मिलेगी। भाई गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी एकदम धीरे धीरे दुक 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 चला ही रहे हो, तो पेट्रोल तो खर्च होगा ही होगा ना, ताकि पेट्रोल भरा रहेगा। उसी तरह से हीटर है, धीरे धीरे धारा उसमें चल रही है, उष्मा दे रहा है, तार गर्म हो रहा है, तो बिजली को खपत भी तो कर रहा है, समझ में आ गया। इसीलिए हीटर जोड़ने से मीटर तेज हो जाता है, समझ में आई बात। तो अगर कोई प्रश्न करे कि हीटर में तार को स्प्रिंग के रूप में क्यों रखा जाता है, तो आपके पास एक ही आंसर है, और वो है
बड़ा से तार को एडजस्ट करने के लिए, बड़ा तार को एडजस्ट करने के लिए स्प्रिंग के रूप में उसे मोड़ दिया जाता है। अब बड़ा तार क्यों? ताकि प्रतिरोध क्या हो, अधिक हो जाए। प्रतिरोध अधिक क्यों? ताकि धारा की गति उसमें धीमा हो जाए। धारा की गति धीमा क्यों हो जाए? ताकि उससे उष्मा मिल सके। जब धारा धीरे धीरे बहेगा ना तो वो हीट करेगा, और जब हीट होगा तो उससे हमको क्या मिलेगा, उष्मा मिलेगा, और उसी उष्मा का हम इस्तेमाल कर लेते हैं, कुकर रख देते हैं, खाना बन जाता है। ठीक है, यही उपयोग देखिए बल्ब में होता है। जो 100 वाट का बल्ब आप देखते हो ना, 100 वाट का बल्ब ऐसे होता है, उसके अंदर देखिएगा स्प्रिंग होता है बहुत पतले तार का। ये भी देखिए ऐसे बना होता है, ये भी स्प्रिंग नुमा होता है। इसको भी चाहते तो हम सीधा तार लगा के इसे कर देते, तो जब सीधा तार लगाओगे तो बहुत छोटे तार में हो जाएगा, और जब स्प्रिंग के रूप में मोड़ोगे तो बड़ा सा तार एडजस्ट होगा, और बड़ा तार एडजस्ट होने का मतलब प्रतिरोध ज्यादा, और प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब उसके अंदर धारा की गति धीमा। जब से ही धारा की गति धीमा होगी तो वो क्या होगा, हीट होगा। क्या होगा, हीट होगा, और जब हीट होगा तो क्या देगा, उष्मा देगा। तो ये भी जब हीट होता है एकदम लाल तो ये उष्मा देता है, इससे उष्मा निकलती है। लेकिन बाहर से कांच लगा है, बाहर से क्या लगा है, कांच। उस कांच से उस उष्मीय विकिरण का अपवर्तन होता है, और जब वो अपवर्तन होकर वो विकिरण बाहर आती है तो उसी से हमें प्रकाश मिलता है। समझ में आई बात? तो ये होता है बल्ब का प्रोसेस। उसमें भी स्प्रिंग लगा होता है ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो, ज्यादा हो जाए। इसीलिए 100 वाट का बल्ब देखिए बिल ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये भी वही काम करता है जो हीटर करता है। ये भी उष्मा से ही आपको प्रकाश देता है, और हीटर उष्मा से उष्मा ही देता है। प्रेस वो भी वही काम करता है, वो भी उसके अंदर जो प्लेट लगी है ना उसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होते हैं। इसीलिए उसके अंदर जब धारा जाती है तो गति धीमा हो जाती है, धीमा होने से वो धीरे धीरे क्या होता है, हीट होता है। समझ में आ गई बात? तो ये सब जो है प्रतिरोध के कारण होता है, और इन सभी उपकरणों में प्रतिरोध क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जानबूझ के प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। प्रतिरोध बढ़ने से इस उपकरण का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर प्रतिरोध कम कर देंगे इनका तो इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। भाई प्रेस रखें और गर्मे ना हो तो प्रेस का क्या मतलब, हीटर रखें और वो उसमें न दे तो क्या मतलब, बताओ। बल्ब रखें और लाइटवे न दे तो उसका कोई मतलब है? तो हम जिस काम के लिए अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वह उपकरण वो काम करेगा तभी तो उसका यूज कर पाएंगे। और ये सभी उपकरण जो हैं उष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। ये उष्मा के द्वारा ही काम करेंगे, और ये उष्मा तभी देंगी जब इनका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, इनका प्रतिरोध ज्यादा हो, तभी ये काम करेंगे। समझ में आ गया? तो पहला चीज देख लीजिए, किसी भी तार का प्रतिरोध उसके लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, एक बल्ब ले लीजिए, 2 बल्ब ले लीजिए, और एक बल्ब को पोल पे लगा दीजिए, और वहां से वो केबल खींच के ले जाइए 2 किलोमीटर दूर, एक बल्ब वहां लगा दीजिए, दोनों को जलाइए, देखिए कौन तेज जलेगा, कौन तेज जलेगा, जौन पोल पे होगा। और जो 2 किलोमीटर दूर केबल से गया होगा वो बहुत धीमा जलेगा। क्यों? क्योंकि तार की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध ज्यादा होने का मतलब उसके अंदर धारा धीरे धीरे जाएगी, और जितना धीरे जाएगी उतना क्या होगी, हीट होगी, तार गर्म होगा, उसका अधिकतम भाग उष्मा के रूप में खर्च होता जाएगा। तो जो बचेगा वही वहां तक पहुंचेगा, तो उससे बल्ब बहुत धीमा जलेगा। समझ में आई बात? अरे भाई ये तो नाली है, और नाली से पानी जाती है दूर ले, हर जगह ही उमन लीकेज बा नाली में, तो दूर तक उतना पानी जाए, सब पानी तेहरे बह जाए, नहीं बह जाएगा, वहां तक कहाँ पहुंचेगा, बहुत थोड़ा बहुत पानी जाएगा वहां तक। वही है, तार है, तार से करंट जा रही है और इसका प्रतिरोध ज्यादा है,
तो उस करंट का ज्यादा भाग उष्मा के रूप में क्या होगा, जो बचेगा वही यहाँ तक आएगा, वही ना बल्ब को जलाएगा। तो ये बल्ब कहाँ हो जाएगा, धीमा, और हई बल्ब कहाँ हो जाएगा। समझ में आ गई बात। प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। समझ में आ गया। अब बिहान अगर पूछें तो ऐसा ना हो कि पता ना, तो पीट इधारत जान लिया तुम। प्रतिरोध का इस्तेमाल, प्रतिरोध का यूज क्यों किया जाता है, कहाँ पर होता है, सब क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं दूसरा इसकी निर्भरता। दूसरा इसका उपयोग क्या है, प्रतिरोध दूसरे किस चीज पे निर्भर करता है। तो दूसरा देखिए, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, तार के अनुप्रस्थ काट के मतलब है मोटाई, तार की जो मोटाई है ना, इस पर निर्भर करता है। इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का। तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। लिखेंगे तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये देखो, इस समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका उल्टा होगा ये, मतलब R प्रोपोर्शनल टू 1/a। यहां सेंस समझो, A मतलब इसकी मोटाई, अगर मोटाई बढ़ी तो R घट जाएगा, मोटाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अगर मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। वहां क्या था, लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध, लेकिन यहाँ उल्टा, यहाँ मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा, मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब इसको थोड़ा समझो। हमने कहा ना, हीटर में जो तार लगता है वो लंबाई को ज्यादा एडजस्ट करने के लिए उसको स्प्रिंग के तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि लंबा तार एडजस्ट हो जाए और उसका प्रतिरोध बढ़ जाए। लेकिन देखिए, वो तार बहुत पतला भी होता है, ज्यादा मोटा तार नहीं होता है। पतला क्यों, चाहते तो मोटा सा तार लेके स्प्रिंग नुमा लगा देते, तो जब मोटा तार लगाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। अब पतला लगाएंगे तो, इसलिए पतला तार लगता है उसमें, उस तार की मोटाई बहुत कम होती है। पतला लगाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और लंबा लगाएंगे तब भी प्रतिरोध, यानी दोनों चीज वहां फॉलो होता है। पतला और लंबा तार एडजस्ट करने के लिए हीटर के तार को स्प्रिंग की तरफ क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है। तो मोटाई कम हुई तब वो प्रतिरोध बढ़ गया, और लंबा तार हो गया तब भी प्रतिरोध बढ़ गया। दोनों कंडीशन में उस तार का प्रतिरोध क्या है, बढ़ जाता है, और इसलिए वो उष्मा देता है। बल्ब में भी वही होता है, बहुत बारीक तार होता है वो, देखिएगा स्प्रिंग का जो होता है ना बल्ब के अंदर, बहुत पतला होता है वो, इसीलिए ताकि उसका प्रतिरोध क्या हो, बढ़ जाए। जितना पतला होगा उतना प्रतिरोध उसका बढ़ेगा, और जितना मोटा होगा उतना ही प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब क्या समझ रहे हो, धारा के प्रवाह की गति को क्या करना, कम कर देना। मान लो वो सिंगल रोड है, ठीक, सिंगल रोड पे भीड़ है, लोग एक जुलूस जा रहे हैं ये सिंगल रोड पे, ठीक, और कहा जा रहा है गाड़ी लेके जाओ, इसी में चल जाओगे, बहुत धीमा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वही जुलूस फोर लेंथ पे जा रही है, फोर लेंथ पे, वही जुलूस फोर लेंथ पे है, तो गाड़ी की स्पीड कम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोर लेंथ होने से जगह ज्यादा होगा ना, रोड की चौड़ाई ज्यादा हो गई, रोड मोटा हो गया तो आप किधर से भी निकल जाओगे,
और रोड जब पतला होगा तो भीड़ ज्यादा होगी, भीड़ ज्यादा होगी तो आपकी स्पीड, इसीलिए तार पतला होगा तो धारा को बहने का जगह क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी तब इसलिए धारा उसमें धीरे धीरे बहेगी। लेकिन अगर तार मोटा होगा तो धारा को बहने का पूरा जगह मिलेगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? तो छोटा तार और मोटा तार प्रतिरोध कम कर देता है। छोटा तार हो और मोटा तार हो तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पतला तार और लंबा तार प्रतिरोध क्या करेगा, समझा गया? तो किसी भी चालक का अगर प्रतिरोध बढ़ाना है तो उस चालक की मोटाई क्या करें, कम कर दें, और उसकी लंबाई करें ज्यादा, उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर उसका प्रतिरोध घटाना है तो उसकी लंबाई कम कर दें और मोटाई ज्यादा कर दें, तो प्रतिरोध घट जाएगा। समझ आ गया? तो किसी भी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और उसके मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? तीसरा किस पर यह निर्भर करेगा, तार के पदार्थ की प्रकृति पर। जो तार है वो किस पदार्थ का बना है उस पर भी प्रतिरोध निर्भर करेगा। अगर वो तार किसी ऐसे धातु का बना हो जिसका या जिसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज्यादा हो, तो उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे, धारा तेजी से बहेगी। लेकिन ऐसे पदार्थ का बना हो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम हो तो उसमें धारा धीरे धीरे बहेगा। अरे भाई, ये तो घर बनता, एक वह घर बनाता उसमें 100 लेबर बांटे, अब वही घर दूसरे तरफ बन रहा उसमें 2 ही लेबर बांटे, तो कौन घर तेज बनी, कहाँ है, ज्यादा लोग हैं। वही हमने कहा कि अगर एक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसमें धारा तेजी से बहेगा, और एक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उसमें धारा, समझा गया? तो वही पदार्थ होता है। एक सभी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसमें धारा का प्रवाह ज्यादा होगा, और जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें प्रवाह कम होगा। तो जब धारा अधिक बह रहा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या है, कम है, और जिसमें धारा कम बह रहा है इसका मतलब उसका प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक है? तो तीसरा जो निर्भर है वो किस पर है, तार के पदार्थ पर। ठीक है? प्रतिरोध जो होता है तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। अगर पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है उसमें धारा ज्यादा बहेगी, धारा ज्यादा बहने का मतलब प्रतिरोध कम है। ठीक? और यदि धारा कम बह रही है इसका मतलब प्रतिरोध ज्यादा है। ठीक? तो ये 3 चीज याद रखिएगा, किसी भी तार का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और तीसरा तार के पदार्थ के समानुपाती। एक के क्या है, पदार्थ का प्रवैधुतांक है। ठीक है? तो उस पर भी आर निर्भर करेगा। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। अब जो हम बात करेंगे वो है विशिष्ट प्रतिरोध। ये था विद्युत प्रतिरोध, अब बात होगी विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है? ध्यान रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, स्पेसिफिक हीट इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। इधर देखो, हम जानते हैं कि किसी
चालक का प्रतिरोध, ठीक है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। समझना इस बात को, इतना हम सब लोग जान रहे हैं कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न कारक पे निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन है? लंबाई है और उसकी मोटाई है, यही है ना। तो पहला R प्रोपोर्शनल टू और दूसरा R प्रोपोर्शनल टू 1/, यही दो कारक हैं जिसपे तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक से? अच्छा, इसको हमने दे दिया समीकरण 1 और इसको लिख दिया। ठीक, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को जब आप मिलाइएगा तो आएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A आ जाएगा। ठीक, दोनों को जब मिलाएंगे तो देखिए L ऊपर है, A नीचे है, तो हो जाएगा L/A। इस प्रोपोर्शनल साइन को, अनुक्रमानुपाती का जो है साइन है ना, इसको हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और जैसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो नियतांक मानेंगे। तो वो नियतांक हमने मान लिया रो, इसको रो बोलते हैं, तो हो जाएगा रो L/A। ठीक, R बराबर हो गया रो L/, जहां रो चालक का क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। जहां रो क्या है? चालक का विशिष्ट। तो अगर रो का मान निकालें तो रो बराबर R यहाँ पे रहेगा ही और L/A जब इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा A/L हो जाएगा जी। R तो इधर है, केवल L/A को जब इधर भेजोगे तो 1/L/A हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो रो का फार्मूला हो जाएगा RA/L। ठीक, और R बराबर होगा रो L/A, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। देखिए, ठीक है, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहां देखो, अभी भी हमने विशिष्ट प्रतिरोध का मान तो निकाला है लेकिन डिफिनीशन नहीं, कहीं डिफिनीशन लिखा है क्या इसमें? अभी तो केवल हमने विशिष्ट प्रतिरोध क्या है और उसका मान कितना होगा वो ज्ञात किया, और उसका मान किससे आया है? इन दोनों समीकरण से। और ये दोनों समीकरण हम किसमें पढ़े हैं? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में। वहीं से इन दोनों समीकरण को हमने लिखा है, दोनों को मिलाया है तो हमें रो का मान मिल गया, और वही रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो कैसे हम रो को डिफाइन करेंगे, समझना। यदि समझ लो, यदि L बराबर मान लिया जाए 1 मीटर, L मान लिया जाए, तथा A जो है उसको मान लिया जाए 1 वर्ग मीटर। भाई L लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, उसको मान लिया 1 मीटर। A क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर पे 2 घात, उसको मान लिया हमने 1 मीटर पे 2 घात। यानी इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, तो 1/1 क्या आएगा? 1, और 1 में R का गुणा होगा क्या आएगा? R। तो रो बराबर क्या बचा? मिला कि नहीं? हो गया ना, रो बराबर हो गया। अब इन्हीं शब्दों को, इन्हीं चीजों को शब्दों में लिख दीजिए, रो का डिफिनीशन मिल जाएगा। देखिए कैसे, किसी एकांक लंबाई कितनी है? तो किसी एकांक लंबाई और एकांक वर्ग मीटर, किसी एकांक लंबाई और एकांक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक
के प्रतिरोध R को उस चालक का क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन। किसी एकांक लंबाई और एकांक वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उस चालक का क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है। अब आता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। मात्रक क्या होगा वो भी देख लीजिए। यहां पर विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा देखिएगा। ये फॉर्मूला आर का मात्रक होता है ओम होगा, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर पे और लंबाई का मात्रक होता है एम से ये कट गया तो क्या बचा? ओम मीटर। क्या बचा? तो लिख देंगे ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। तो विमीय सूत्र क्या होगा? विमीय सूत्र बताइए इसका। तो देखिए समझिएगा, ये आर है, आर का विमीय सूत्र कल आपने लिखा होगा। देखो क्या लिखे हो? आर का विमीय सूत्र बताओ। आर का विमीय सूत्र बोलो तो एम एल पे 2 घात टी। हाँ ये है ना, ये आर का विमीय सूत्र है। हो गया आर का। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है एल पे, और ये लंबाई है, लंबाई का होता है एल। तो इस एल से एक एल बचा, यह एल इस एल पे 2 घात में आके जुड़ जाएगा तो एल पे क्या घात हो जाएगा? तो विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल पे 3 टी पे -3 ए पे माइनस, ये हो जाएगा। ठीक, तो विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र इतना होगा। अच्छा देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? पदार्थ पर। किस पर? पदार्थ पर। ये लंबाई चौड़ाई पे निर्भर नहीं करता है, ये केवल चालक के पदार्थ पे निर्भर करेगा। तार बड़ा छोटा कुछ भी हो, अगर पदार्थ एक ही है तो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा। मतलब तांबे का 2 तार लेना, एक मोटा लेना और एक छोटा लेना, पतला लेना, तो दोनों का विशिष्ट, दोनों तांबे के हैं तो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध बराबर रहेगा, लेकिन दोनों का प्रतिरोध बराबर नहीं होगा। जो मोटा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जो पतला होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध दोनों का क्या होगा? एक ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने हैं। मतलब कि एक ऐसे तांबा का तार ले लो और एक ऐसे तांबा का तार ले लो, तो एक मोटा है, एक पतला है, तो दोनों का प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा, लेकिन दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध एक ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही पदार्थ के बने। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर किया? पदार्थ पर। और प्रतिरोध किस पर करता है? लंबाई और मोटाई पर। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए।